मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बिंदु उत्परिवर्तन, जिसे कि पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। पॉइंट म्यूटेशन डीएनए या आरएनए में होने वाला एक प्रकार का उत्परिवर्तन है, जिसमें आनुवंशिक सामग्री जैसे कि न्यूक्लियोटाइड के जो बेस होते हैं, जो नाइट्रोजन क्षारक द्वारा बने होते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या तो एक नाइट्रोजन क्षारक को ऐड कर देना या वहाँ से हटा देना या बदल देना, रिप्लेस कर देना, ये सभी क्रियाएं पॉइंट म्यूटेशन में सम्मिलित हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके मध्य नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं, जिसमें कि साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन उपस्थित होता है। एक यूरेसिल भी उपस्थित होता है जो आरएनए में होता है। न्यूक्लियोटाइड का विशिष्ट अनुक्रम जो होता है वो एक कोड को निरूपित करता है या एक कोडोन की भाषा को निरूपित करता है। और एक बिंदु उत्परिवर्तन विशेष रूप से तब होता है जब केवल एक न्यूक्लियोटाइड बेस को किसी तरह से बदल दिया जाता है। हालांकि डीएनए और आरएनए के एक कतरा में कई बिंदु या पॉइंट म्यूटेशन हो सकते हैं। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें ये इसके दो स्टैम्प है या कहें रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी जैसा समझें, और बीच में इनके स्टेप्स हैं जिसको कि आधार कहते हैं। ये भाग 5 कार्बन युक्त शर्करा और फॉस्फेट से बना होता है, जबकि मध्य वाला नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन और पिरिमिडीन से बना होता है। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक है और जबकि थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडीन। तो जो प्यूरिन है हमेशा पिरिमिडीन क्षारक, जैसे एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। डीएनए और आरएनए, डीएनए दोहरे हेलिकल्स या डबल हेलिक्स होती हैं, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स होती हैं। इनमें फॉस्फेट समूह और कार्बन जो होता है वो उसकी बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि नाइट्रोजन क्षारक उसके बेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट है वो विशिष्ट होता है। डीएनए के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इसके लिए इस क्रिया में डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर मैसेंजर आरएनए के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि ट्रांसलेशन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षारक का जो सीक्वेंस होता है वो 3-3 के पेयर में होता है। वैसे तो कंटिन्यू होता है, लेकिन उसको 3-3 के कोडोन में पढ़ा जाता है और इन आधारों का जो समूह होता है वो उसको कोडोन कहा जाता है। ये प्रत्येक एक अमीनो एसिड के लिए को निरूपित करता है और या फिर उसको कोड करता है। इस चित्र में हम समझेंगे किस प्रकार से ये एक मैसेंजर आरएनए है जिसके ऊपर ये नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है। नाइट्रोजन क्षारक का एक विशिष्ट क्रम है। ये क्रम इनको डीएनए से प्राप्त हुआ है और डीएनए का ये पूरक है। इसके पास एक सूचना है जो कि एक विशिष्ट प्रोटीन के फॉर्मेशन से संबंधित है। इसको ट्रांसफर आरएनए के ऊपर उपस्थित जो एंटी कोडोन है उनके द्वारा रीड आउट किया जाता है। तो जो कोडोन यहाँ उपस्थित है उसका जो पूरक है वो एंटी कोडोन में उपस्थित होगा और वो यहाँ से आके अटैच होगा और उसी से संबंधित जो एमिनो एसिड है वो यहाँ आकर अटैच होता जाएगा। ये आगे की तरफ मूव होता जाएगा। अब जैसे ये आगे 3 कोडोन खिसका, यहाँ पे एक अलग प्रकार का ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा इस पर और वो ट्रांसफर आरएनए इस कोडोन को पढ़ेगा और उससे संबंधित एमिनो एसिड उस पर जुड़ता जाएगा। तो ये चेन इस तरह से अटैच होती जाएगी। अमीनो एसिड की चेन प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रोटीन को सही ढंग से बनाने के लिए डीएनए बेस का जो क्रम है वो सही तरह से हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होता है तो पूरे जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। ये एक और चित्र जिसमें कि प्रदर्शित हो रहा है कि ट्रांसफर आरएनए एक एंटी कोडोन के साथ है और यहाँ पर एक अमीनो एसिड ल्यूसीन आकर जुड़ चुका है।
म्यूटेशन की जो स्टार्टिंग है कहाँ, सबसे पहले ये म्यूटेशन डीएनए में जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस समय इस प्रकार के म्यूटेशन देखे जाते हैं या हो जाते हैं किसी वजह से। जो उत्परिवर्तक होते हैं, उत्परिवर्तन पैदा करने वाले पदार्थ, उनके द्वारा इस प्रकार के म्यूटेशन हो जाते हैं और ये म्यूटेशन फिर मैसेंजर आरएनए में चले जाते हैं। मैसेंजर आरएनए से उसी प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये जैसे एक एयूजी है, एयूजी जो कि श्रृंखला को स्टार्ट करेगा, लेकिन इसके स्थान पर यूएजी होने से ये इनिशिएशन कोडोन नहीं हो पाएगा। बिंदु उत्परिवर्तन कभी कभी उत्परिवर्तन का ऐसा कारण या किसी अनायास प्रतिकृति कर देता है, डीएनए की प्रतिकृति के दौरान होता है। ये अधिकतर जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए खुलेगा, वहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक नए जुड़ेंगे और 1 से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार के जो उत्परिवर्तन होते हैं वो रेप्लिकेशन के दौरान होते हैं और ये उत्परिवर्तन आगे फर्दर मैसेंजर आरएनए में पहुंचते हैं, जिससे कि उसी प्रकार के म्यूटेशन से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो प्रभावित होता है। ये उत्परिवर्ती पदार्थ जो होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरणें, अत्यधिक जो टेम्परेचर होता है वो, और कुछ केमिकल जैसे कि बेंजीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। म्यूटेशन, हाँ, जो पॉइंट म्यूटेशन है वो 4 प्रकार का होता है: प्रतिस्थापन, डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन, जिसमें वो पोजीशन चेंज कर दे। प्रतिस्थापन में मतलब किसी की जगह लेना। संख्या अगर हम उनका क्रम देखें तो वो तो समान होता है, लेकिन उनका जैसे प्यूरिन की जगह कोई दूसरा प्यूरिन आ जाए, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ जाए, प्यूरिन मतलब एडेनिन और गुआनिन। जहाँ किसी भी क्रम में एडेनिन होना चाहिए था, अगर वहाँ पर एडेनिन की जगह गुआनिन आ गया है तो वो प्यूरिन से प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। लेकिन अगर प्यूरिन का पिरिमिडीन के द्वारा प्रतिस्थापन हो, जैसे कि जहाँ कहीं ए आना चाहिए था वहाँ अगर टी या सी आ गए हैं तो उसको प्यूरिन का पिरिमिडीन के द्वारा प्रतिस्थापन कहा जाएगा। ये प्रतिस्थापन 3 प्रकार के हैं: नॉनसेंस, मिससेंस और साइलेंट, जिसको इस चित्र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ये एक डीएनए का सीक्वेंस है जिसमें TAC ATG क्रमांक, इस ये जो नाइट्रोजन क्षारक का क्रम है इस प्रकार से है, जिसके द्वारा एक जो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ वो एक टायरोसिन नामक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये एक नॉर्मल वाइल्ड टाइप का हमको एमिनो एसिड प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर सी की जगह टी आ गया है म्यूटेशन के दौरान डीएनए पे, तो जो इसकी पेयरिंग होगी वो एक के साथ होगी और इसके द्वारा जो बनने वाला मैसेंजर आरएनए है वो UAU के द्वारा टायरोसिन का ही फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको कि एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये उनमें से है। इसके द्वारा जो म्यूटेशन होगा उसको साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो नहीं चेंज हुआ, इसलिए इसको साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। नेक्स्ट है, इसमें टी की जगह यहाँ ए आ गया है, बाकी सेम है। टी की जगह यहाँ ए आने से इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो पूरक है वो TTG है और इसका जो मैसेंजर आरएनए उसी प्रकार का होगा AAC। तो ये बनाना इसको टायरोक्सिन चाहिए था, टायरोक्सिन, लेकिन इसने एस्पार्जिन बना दिया है। ये एक मिससेंस म्यूटेशन है, मतलब इसने स्टॉप नहीं किया लेकिन एक दूसरे प्रकार का एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। लास्ट है नॉनसेंस। अब अगर इसके सीक्वेंस के साथ में G आ गया है यहाँ पर और ये मैसेंजर आरएनए UAG बनाता है, तो ये एक स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन जो होता है एक नॉनसेंस म्यूटेशन है जो कि उसको स्टॉप कर देता है, ट्रांसलेशन की क्रिया को, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन की जो क्रिया है उसको स्टॉप कर देता है, वो नहीं बन पाएगा। तो इसको कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। जब एक न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापित किया जाता है तो एक नॉनसेंस उत्परिवर्तन होता है और इसमें एक अमीनो एसिड के लिए कोडोन के बजाय स्टॉप कोडोन का निर्माण होता है। एक स्टॉप कोडोन डीएनए में बेस TAG TAA
TGA होता है, जबकि RNA में UAG, UAA और UGA होता है, और एक निश्चित अनुक्रम है जो अमीनो एसिड श्रृंखला के उत्पादन को रोकता है। यह हमेशा मैसेंजर RNA अनुक्रम के अंत में पाया जाता है जब एक प्रोटीन का उत्पादन किया जा रहा होता है, लेकिन अगर एक प्रतिस्थापन के कारण यह दूसरी जगह पर दिखाई देता है तो समय से पहले अमीनो एसिड अनुक्रम को समाप्त कर देगा और सही प्रोटीन के उत्पादन करने को रोक देता है। मिससेंस ये प्रतिस्थापन जैसा तो नहीं है, मतलब किसी चीज़ को नॉनसेंस का जैसा तो नहीं है क्योंकि स्टॉप नहीं करता, बट किसी और प्रकार के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। उदाहरण के लिए यदि एक मिससेंस प्रतिस्थापन एक AAG से AGG के लिए कोडोन को बदलता है तो बनना चाहिए था लाइसिन, लेकिन बन जाता है आर्जिनिन, तो ये एक अमीनो एसिड को ही परिवर्तित कर देता है। एक मिससेंस म्यूटेशन को रूढ़िवादी माना जाता है यदि म्यूटेशन के माध्यम से गठित अमीनो एसिड के समान गुण होते हैं जो कि इसके बजाय बनना चाहिए था। इसे गैर रूढ़िवादी कहा जाता है यदि अमीनो एसिड में एक प्रोटीन की संरचना और कार्य करने की विभिन्न गुण हैं। ये एक पॉइंट म्यूटेशन को प्रदर्शित करने वाला चित्र है। ये एक ओरिजिनल DNA है। DNA का जो सीक्वेंस है वो UUA है, लेकिन इसमें किस प्रकार से चेंज होके ये जैसे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा तो इसके अंदर एक और नाइट्रोजन क्षारक ऐड हो जाएगा बीच में। अगर ये साइलेंट म्यूटेशन होगा तो जैसे ये भी ल्यूसीन बनाता है तो इसके द्वारा भी ल्यूसीन बनाया जाएगा, यहाँ U की जगह C आ जाएगा। लेकिन अगर ये मिससेंस म्यूटेशन है तो यहाँ पर U की जगह G आ जाएगा, तो ये ल्यूसीन की जगह वैलिन बनाएगा। इसको मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। और अगर ये नॉनसेंस म्यूटेशन है तो यहाँ U की जगह A आ जाएगा, तो ये स्टॉप कोडोन हो जाएगा। मतलब फ्रेम शिफ्ट में तो एक एक्स्ट्रा एमिनो एसिड या एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन क्षारक ऐड हो जाता है या उसमें से डिलीट हो जाता है, लेकिन जो प्रतिस्थापन है उसमें नंबर तो उतना ही रहता है, लेकिन वो किसी भी नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। एक म्यूटेंट या साइलेंट म्यूटेशन में एक न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापित किया जाता है, लेकिन उसी अमीनो एसिड को वैसे भी उत्पादित किया जा सकता है। यह हो सकता है क्योंकि एक ही अमीनो एसिड के लिए कई कोडोन काम करते हैं। उदाहरण के लिए AAG, AAA दोनों लाइसिन के लिए कोड हैं, इसलिए यदि G को A से बदल दिया जाए तो समान अमीनो एसिड बनेंगे और प्रोटीन जो है वो प्रभावित नहीं होगा। ये एक साइलेंट म्यूटेशन जो कि अभी हमने देखा था। TCC मैसेंजर RNA बना, AAG ये लाइसिन को प्रदर्शित कर रहा है। अगर यहाँ पे A की जगह G की जगह A भी आ जाता है तो ये लाइसिन को ही प्रदर्शित करेगा। यहाँ अब है सम्मिलित एडिशन और डिलीशन या विलोपन। एक सम्मिलित उत्परिवर्तन तब होता है जब एक अतिरिक्त बेस जोड़ी को आधारों के अनुक्रम में जोड़ा जाता है। एक विलोपन म्यूटेशन विपरीत है, यह तब होता है जब एक बेस जोड़े को अनुक्रम से हटाया जाता है। तो सम्मिलित में हम किसी भी नाइट्रोजन क्षारक को ऐड करते हैं और विलोपन में उसको हटाते हैं। इन दोनों ही प्रकार के उत्परिवर्तन को एक साथ वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि दोनों ही उत्परिवर्तन अमीनो एसिड के अनुक्रम को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। एक या दो आधार जोड़ों या हटाए जाने से सभी तीनों आधार कोड बदल जाते हैं। इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। जैसे यह है इंसर्शन, सब्स्टिट्यूशन और डिलीशन। ये हमारा एक बेस पेयर है। अगर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया जाए, A की जगह ये A है, ये जो हमारा C था इसको हटा के यहाँ पर A लगा दिया जाए तो बेस पेयर का जो नंबर है वो तो उतना ही रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक को हटा के किसी दूसरे को डालना। इंसर्शन में मतलब एक ऐड करना। तो ये जो C और T था इसके बीच में अगर A ऐड कर देते हैं तो नाइट्रोजन बेस का जो क्रम है वो जो नंबर है वो 10 हो जाएगा और कोडोन जो है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। अब ये GAG ACA इस प्रकार से होगा। डिलीशन में A और T के बीच का जो A और T के बीच में जो C था उसको डिलीट कर दिया है, इसलिए अब जो बेस पेयर का नंबर है वो 9 से 8 ही रह जाएगा। तो
इंसर्शन में एक ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में किसी और को इसमें इंसर्ट कर देते हैं, डिलीशन में हटा दिया जाता है। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बात हो रही थी। यदि डीएनए में कोडोन का क्रम सामान्य रूप से उपस्थित होता है, जैसे एक कोडोन है ये, और अगर हम इसके अंदर एक जो भी है उसको इंसर्ट कर दें, इन दो सी के बीच में अगर एक ए को इंसर्ट कर दें, तो अब ये पढ़ने का जो क्रम है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से जो बनने वाला अमीनो एसिड है वो बदल जाएगा। यह पूरी तरह से परिवर्तित होने वाले अमीनो एसिड का उत्पादन करेगा, जो परिणाम स्वरूप प्रोटीन की संरचना और कार्य में को भी बदल देगा। इससे जो बनने वाला प्रोटीन है वो यूजलेस होगा। कुछ बीमारियां हैं जो कि इस प्रकार के जो पॉइंट म्यूटेशन है उसके कारण हो जाती है। यह है सिस्टस फाइब्रोसिस। ये एक प्रकार की बीमारी जो कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से होती है, जिनके वजह से अमीनो एसिड जो होता है फेलिन एलेनिन का नुकसान होता है और गलत तरीके से मुड़ा हुआ जो प्रोटीन होता है वो प्राप्त होता है। ये इसका जो परसेंटेज है, जैसे 3500 में से एक जो नवजात शिशु होता है उसमें इस प्रकार की बीमारी होती है। और ये इसके जो लक्षण है वो फेफड़ों में गाढ़ा होना, चिपचिपा, बलगम, सांस लेने में परेशानी आदि होते हैं। कुछ व्यक्तियों में बांझपन और छोटा जीवन भी होता है। इस प्रकार की बीमारी होती है सिस्टस फाइब्रोसिस। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, बहुत ही कॉमन है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन में कुछ खराबी आ जाती है। उसका जो एक नाइट्रोजन क्षारक है उसमें ग्लूटामिक जो होता है, ग्लूटामिक श्रृंखला के उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रत्यास्थापन के कारण वहाँ पर वैलिन का उत्पादन हो जाता है। तो केवल एक अमीनो एसिड के बदल जाने के कारण हीमोग्लोबिन की जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है और जो आरबीसी है उसका जो शेप होता है एक हंसियाकार हो जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन उस पर समा नहीं पाता है और ऐसे व्यक्तियों को ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। ये 500 अफ्रीकन अमेरिका में से लगभग एक को प्रभावित करता है। इसमें एनीमिया, रक्त प्रवाह में रुकावट, सीने में दर्द आदि प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और ये मज्जा प्रत्यारोपण या कोई दवाइयों वगैरह से ठीक हो सकता है। इसमें ब्लड डोनेशन या बार बार ब्लड चढ़ाने से ठीक किया जा सकता है। अब है ट्राइसेक्स। यह एक अन्य पुनरावृत्ति विकार है जो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। विभिन्न उत्परिवर्तन इस विकार के कारण हो सकते हैं और ये जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं को समय के साथ खराब कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक व मानसिक कामकाज में गिरावट आती है। ये बच्चों में भी हो सकता है। थैंक यू।